तो आज हम लोग AWS ECS का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि AWS ECS आखिर होता क्या है। तो लेट्स एज्यूम कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसके टोटल 6 फंक्शनैलिटीज है। ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का टोटल 6 फंक्शनैलिटीज है। लॉगिन, रजिस्टर, डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, व्यू, काउंट, एक्सपेंस, सबमिट। तो यहाँ डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड पे हम लोग कुछ भी मॉनिटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लोग वोटिंग दे रहे हैं, कोई भी वेबसाइट का क्लिक्स हो, कोई भी चीज अगर मॉनिटर करना हो तो हम लोग उसके लिए डैशबोर्ड यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज कि एक सर्विस हमारे एप्लीकेशन का है डैशबोर्ड। नेक्स्ट सर्विस है प्रोडक्ट, जहां पे हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होंगे। थर्ड सर्विस है हमारा व्यू काउंट, यहाँ पे हम लोग यूजुअली काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन आवर एप्लीकेशन। और एक और सर्विस है जो कि है एक्सपेंस सबमिट, जिसका कि हम लोग यूज करते हैं तो सबमिट आवर एक्सपेंसेस ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा दो और सर्विसेज है, लॉगिन सर्विस और रजिस्टर सर्विस। तो हमने क्या किया कि अपने एप्लीकेशन को सर्विस वाइज डिवाइड कर दिया है। मतलब एक सर्विस एक एक कंटेनर पे हम लोग रन कर रहे हैं। लाइक हमने कंप्लीटली सेपरेट कर दिया है अपने एप्लीकेशन को बेस्ड ऑन द सर्विसेज। यहाँ पे और सारे सर्विसेज जो है इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है बॉक्सेस, ये सारे बॉक्सेस हैं डॉकर कंटेनर्स। आई होप कि आप लोग को ये एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने डॉकर के सीरीज में भी बता रखा है। अब हम लोग कंटेनर्स कैसे रन करते हैं? लेट्स सपोज कि हमारे पास हमारा एप्लीकेशन है, डेवलपर्स ने कंटेनर्स क्रिएट करके हमें दे दिया है, हमारे पास कंप्लीट डॉकर इमेज है। नाउ व्हाट, हम लोग उस कंटेनर्स को रन कैसे करते हैं? तो आपको याद होगा हमारे डॉकर सीरीज से मैंने आपको बताया था कि हम लोग EC2 इंस्टेंस का यूज करते हैं टू रन आवर कंटेनर्स। लाइक हम लोग यूजुअली सर्वर का यूज करते हैं। कोई भी डॉकर मशीन ना ऐसे हवा में उड़ तो नहीं सकता, ऐसे ही रन नहीं करता। उसे रन होने के लिए एक बेस चाहिए। तो वो जो बेस होता है ना, वो है सर्वर। हमारे AWS के केस में वो है EC2 इंस्टेंसेस। तो हमें ये सारे सर्विसेज को, यानी ये सारे के सारे कंटेनर्स को रन करने के लिए एक EC2 इंस्टेंस चाहिए। तो लेट सपोज कि मैंने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया अपने अकाउंट में और उसके ऊपर ये सारे जो भी सर्विसेज है उसे मैंने रन कर दिया है। ओके, तो हमारे एक EC2 इंस्टेंस पे सारे सर्विसेज रन कर रहे हैं, सारे कंटेनर्स रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन है वो काम कर रहा है। कैसे होता है? आप किसी भी एक सर्विस पे क्लिक कीजिए, जो भी आपका रिक्वेस्ट है API गेटवे के थ्रू, ALB के थ्रू होते हुए आपके पर्टिकुलर जो भी सर्विस है उस पर रिक्वेस्ट जाती है। नाउ अब क्या होगा अभी अगर ये EC2 इंस्टेंस है जो वो डाउन हो जाए? मतलब अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हाईली अवेलेबल नहीं है। ये जो एप्लीकेशन है ये काफी रिस्की है। एक बार आपका EC2 इंस्टेंस गया, आपके सारे कंटेनर्स जो भी रन कर रहे हैं वो सारे कंटेनर्स चले जाएंगे। तो हमें इस एप्लीकेशन को हाईली स्केलेबल बनाना है। उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने EC2 इंस्टेंस को क्या है, इन केस ऑफ फेलियर उसे ऑटो स्केल करना होगा। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा सर्विस है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एक सर्वर पे रन कर रहे हैं। नाउ इन केस की अगर ये सर्वर डाउन हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग अपने कंप्लीट एप्लीकेशन को ही डायरेक्ट ऑटो स्केल कर सकते हैं। ये लेट सपोज कि हमारा जो एप्लीकेशन वो ऑटो स्केल हो गया। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम अपने एप्लीकेशन को इफिशिएंटली रन कर सकते हैं मल्टीपल एजेस में। ये आपका हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन हो गया। ओके, नाउ अब जब भी आप कंटेनर क्रिएट करते हो तो सारे कंटेनर्स को कुछ ना कुछ तो मेमोरीज वगैरह असाइन करना होता है। तो लेट्स सपोज ये लॉगिन को मैंने कुछ मेमोरी 1 GB ये इसे कर दिया हमने। और इसी तरह जो भी जितने भी आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं वो सारे कंटेनर्स को मैंने 1 GB ही रैम एलोकेट किया है। मतलब एक मिनिमम रैम एलोकेट किया है जिससे कि आपका ये सर्विस रन हो सके। नाउ सडनली इन केस ऑफ योर ट्रैफिक इंक्रीज ऑन एनी सिंगल पर्टिकुलर कंटेनर, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू डू? आप चाहोगे कि आपका वो जो पर्टिकुलर जो कंटेनर है वो स्केल कर जाए। तो लेट्स सपोज कि अभी हमारा जो डैशबोर्ड है यहाँ पे आपको एक ट्रैफिक इंक्रीज कर गया, तो ये डैशबोर्ड वाला कंटेनर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्केल कर लेगा। ओके, तो ये जो ऑटोमेटिकली स्केल किया ये डैशबोर्ड वाला कंटेनर हो गया। अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो मल्टीपल कंटेनर्स है वो बेस्ड ऑन ट्रैफिक इंडिपेंडेंटली स्केल करेगा। कभी आपको रजिस्टर स्केल करेगा, कभी प्रोडक्ट स्केल करेगा, कभी काउंट स्केल करेगा। इस हिसाब से आपके एक जब प्रोडक्शन लेवल पे जाते हो ना, तो एक एप्लीकेशन में तो मल्टीपल सर्विसेज होते हैं। हो सकता है हमारे एप्लीकेशन में हजारों कंटेनर्स रन कर रहा हो, तो सारे कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए क्या होगा, हमारे पास एक अलग टीम ही होते हैं। वो क्या करते हैं, सारे के सारे कंटेनर्स को मैनेज करते हैं। अब एक सर्वर पे तो सारे कंटेनर्स को रन करना बिल्कुल ही सही नहीं होगा। सारे कंटेनर्स को रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल EC2 इंस्टेंस का यूज करते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही सर्वर हम लोग 32 GB रैम ले ले और
और लाइक बहुत ही हाई सीपीयू और हाई मेमोरीज का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वाले सर्वर्स को ले ले, उसके बाद उसके अंदर बस अपने क्या कहते हैं कंटेनर्स को मैनेज करते हैं ना, ये बिल्कुल ही सही अप्रोच नहीं होता है। हमारा जो EC2 इंस्टेंस है ना, जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी कंप्लीटली हाईली स्केलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हाईली स्केलेबल अंडरलाइन आर्किटेक्चर को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल EC2s क्रिएट कर देंगे और मल्टीपल EC2s पे मल्टीपल कंटेनर्स को रन कर देंगे। लेट सपोज हमारा जो पहला 2 कंटेनर है वो अलग EC2 इंस्टेंस पे है, नेक्स्ट 2 कंटेनर अलग EC2 इंस्टेंस पे है, ये दोनों कंटेनर अलग EC2 इंस्टेंस पे है और ये कंटेनर अलग EC2 इंस्टेंस पे है। तो इस तरीके से आपका जो जो भी क्या कहते हैं जो एप्लीकेशन है ना, वो मल्टीपल EC2 के ऊपर मल्टीपल कंटेनर्स के ऊपर डिवाइड हो गया है। मल्टीपल कंटेनर्स के मल्टीपल लाइक कंटेनर्स में ना आपका एप्लीकेशन स्प्रेड हो गया है। अब इन केस ऑफ हाई ट्रैफिक, जब बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो तो आपका जितना भी कंटेनर है ना, वो सारे कंटेनर ऑटोमेटिकली स्केल करेंगे, बहुत ही स्पीड में स्केल अप करेंगे, स्केल डाउन करेंगे। उसी हिसाब से जैसे ही आपका ट्रैफिक भी बढ़ रहा है तो आपको आपका जो अंडरलाइन जो सर्वर है उसे भी हाई मेमोरी चाहिए होगा। तो वो भी आपका जिस तरीके से आपका कंटेनर बहुत ही स्पीड में आपको स्केल अप करेगा, स्केल डाउन करेगा, उसी तरह से जो अंडरलाइन आर्किटेक्चर है, जो EC2 इंस्टेंस है, वो भी स्केल अप करेगा और स्केल डाउन करेगा। मींस हो सकता है अभी 4 EC2 इंस्टेंस है, सडनली 6 हो जाए, सडनली 8 हो जाए। तो यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो कंटेनर्स हैं, हम लोग तो कंटेनर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला हजारों कंटेनर्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे कंटेनर्स को मैनेज कर रहे हैं। हमारा एक अपना टीम है, वो टीम क्या कर रहा है, वो कंटेनर्स को मैनेज कर रहा है। मैनेज करने का मतलब होता है दोस्तों ऑर्केस्ट्रेट करना, ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। हमारा जो कंटेनर है वो ऑर्केस्ट्रेशन हो रहा है, कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है EC2 इंस्टेंस के ऊपर। बट आप यहां एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि आपके एप्लीकेशन को रिलायबली इफिशिएंटली रन करने के लिए आपके EC2 इंस्टेंस एज वेल एज कंटेनर्स दोनों को मैनेज करना पड़ रहा है। आपका जो EC2 इंस्टेंस है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भी मैनेज करने के लिए आपको एक टीम चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो कंटेनर्स है उसे भी मैनेज करने के लिए टीम चाहिए। और जहां तक बात आती है हजारों कंटेनर्स की, जहां आपके पास हजारों कंटेनर्स रन कर रहे होते हैं, वैसे सिचुएशन में कोई भी ये रिकमेंड नहीं करती है कि आप उसके अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करें। मींस जिन सारे EC2 इंस्टेंसेस पे आपके सारे कंटेनर्स रन कर रहे हैं, उस EC2 इंस्टेंस को भी आप मैनेज करो, ये कोई रिकमेंड नहीं करता है। स्पेशली AWS इसे कभी रिकमेंड नहीं करती है। क्या होता इस सिचुएशन में, जैसे आप सोच रहे हो कि भाई जब मैनेज ही करना नहीं है, जब रिकमेंडेड ही नहीं, तो कैसे होगा, बिकॉज जो कंटेनर्स है वो तो आपको EC2 पे ही रन करता है, उसे रन करने के लिए एक सर्वर चाहिए ही चाहिए, फिर कैसे काम चलेगा। तो AWS ने क्या सोल्यूशन दिया कि क्या होता कि ये जो क्या होता कि ये जो आपको एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन के जो कंटेनर्स है ना, जो आपके पास जो अपना टीम होगा, जो ऑपरेशंस टीम होगा, वो बस कंटेनर्स के लिए होगा। जो टीम होगा वो बस कंटेनर्स के लिए होगा। इससे मतलब है कि जो हजारों कंटेनर्स है उसे कैसे मैनेज करें। इससे कोई फर्क ना पड़े कि इसके नीचे क्या EC2 इंस्टेंस है और वो कैसे मैनेज किया जा रहा है। कैसा होता अगर ऐसा होता तो ये चीजें AWS ने AWS ने एक्सपीरियंस की ये सारे इश्यूज को, और AWS ने इसका सोल्यूशन दिया जिसे कहते हैं हम लोग AWS ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इलास्टिक कंटेनर सर्विस क्या करती है कि ये ना जो बेस में EC2 इंस्टेंस आपको दिख रही है, वो EC2 इंस्टेंस का एक क्लस्टर क्रिएट करती है। ये आपको इलास्टिक कंटेनर सर्विस AWS ECS। और उसके बाद आपको क्या कहती है कि भाई जो बेस EC2 सर्वर होता है जिसके ऊपर कंटेनर्स आपको क्रिएट करना है, वो बेस EC2 मैं आपको दे रहा हूं, उसे मैनेज भी मैं ही करूंगा। आपको कोई मतलब नहीं है, एक टीम रखिए और अंडरलाइन EC2 इंस्टेंस को मैनेज कीजिए। वो सारी की सारी क्लस्टर भी मेरा होगा और वो उसका मैनेजमेंट भी मैं ही करूंगा। तो उसे कहते हैं हम लोग स्पेसिफिकली AWS ECS ऑन फारगेट। इसे कहते हैं AWS ECS ऑन फारगेट। यहां फारगेट मैंने क्यों लगाया, फारगेट क्या है, जहां भी दोस्तों फारगेट आ जाए उसका मतलब यह होता है कि जो क्लस्टर क्रिएट हो रहा है ना EC2 इंस्टेंस का, वो क्लस्टर बैकएंड में AWS मैनेज करेगी, वो आपको दिखाई ही नहीं देगा। वो क्लस्टर कंप्लीट दैट वुड बी मैनेज्ड बाय AWS। अगर यहां पे फारगेट नहीं होता, बस AWS EC2 ऑन AWS ECS ऑन EC2 होता, उस सिचुएशन में
आपको EC2 इंस्टेंस मैनेज करना पड़ता, बट स्टिल वहां पे कंटेनर्स के डिप्लॉयमेंट बहुत सारी चीजों को AWS खुद से मैनेज करती है, इसलिए वो भी एक रिलायबल सॉल्यूशन है टू रन योर एप्लीकेशंस। बट क्या रिलायबल नहीं है? आप खुद से EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो, उसके ऊपर डॉकर स्वार्म रन करो, उसके बाद कोई भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल रन करो और उसके बाद अपने कंटेनर्स को आप वहां पे मैनेज करो। तो वो पहले का अप्रोच था, वो लेगेसी सिस्टम का अप्रोच था। अब आज के डेट में जब बहुत सारे जो क्लाउड आ चुकी है मार्केट में, बहुत सारे मल्टीपल काइंड्स ऑफ क्लाउड प्रोडक्ट आ चुके हैं, उस सिचुएशन में ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप खुद से सर्वर क्रिएट करें और अपने कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करें। क्लाउड AWS खुद से आपको एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल देती है जिसे वो AWS ECS कहती है। जब AWS ECS आप फारगेट पे रन करते हो, मींस अंडरलाइन आर्किटेक्चर जो अंडरलाइन EC2 क्लस्टर है वो कंप्लीटली AWS मैनेज करती है, आपको वो दिखेगा भी नहीं। बट वहीं पे अगर आप AWS ECS ऑन EC2 रन करते हो तो ये जो कंटेनर्स हैं, ये जो भी EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर रन कर रहे हैं वो आपको दिखेंगी, आप उसे मैनेज भी कर सकते हो, आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। मोस्ट रिकमेंडेड वे है दोस्तों AWS ECS फारगेट। आप लोग तब से सोच रहे होंगे कि मैं आपको बोल रहा हूँ क्लस्टर, जैसे ये यहाँ पे ये एक ECS क्लस्टर है। तो क्लस्टर क्या होता है? आप जस्ट इतना एज्यूम कर लो कि क्लस्टर इज समथिंग लाइक अ ग्रुप ऑफ EC2 इंस्टेंसेस, जहां पे मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को इस तरीके से ग्रुप किया जाता है कि उसके ऊपर रन कर रहे सारे कंपोनेंट को लगे कि वो एक सिंगल EC2 इंस्टेंस है। लेट सपोज हमारे पास हजारों EC2 इंस्टेंस को मिला के हमने एक क्लस्टर क्रिएट कर दिया। क्लस्टर क्रिएट करने के बाद जो ग्रुप ऑफ EC2 इंस्टेंसेस है, वो सारे EC2 इंस्टेंसेस को मिलाने के बाद उसके ऊपर जो एप्लीकेशन रन करता है ना, वो एप्लीकेशन को ऐसा फील होता है कि वो एक ही EC2 इंस्टेंस के ऊपर रन कर रहा है। सो दैट काइंड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ EC2 इंस्टेंसेस वी कॉल इट एज अ क्लस्टर। तो इस टाइप के ग्रुप्स को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये ECS का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे चल के हम लोग ECS का डेमो देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि सैंपल एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करते हैं। देन जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी उसके बाद फिर हम लोग रियल एप्लीकेशन को ECS पे डिप्लॉय करेंगे। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, तो मैंने ना अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया है, जहां पे मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं ना आज के डेट में, वो सारे वीडियोस के ब्लॉग्स को मैं यहाँ पे भी लिख करके रखता हूं। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसा इश्यू, या फिर आप रिवीजन नहीं करना चाहते हो, तो आप जाकर के मेरे ब्लॉग पे कंप्लीटली देख सकते हो वो सारे डिटेल्स को। जैसा कि फिलहाल मैंने माइक्रो सर्विसेज, मोनोलिथिक वर्सेज माइक्रो सर्विसेज के ब्लॉग को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको मेरे वीडियो से समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप आकर डायरेक्ट ही इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो। अगर आपको कहीं भी इशू हो, कोई भी इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्ट यहाँ कॉन्टैक्ट पे जाकर के मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।